मेरे मामले में अगर किरोड़ी लाल जी अगर सड़क पे उतर जाते ना तो हिंदुस्तान का ऐसा आंदोलन होता जो हुआ ही नहीं हो। किरोड़ी लाल से बड़ा आंदोलन करता राजस्थान की धरती पे नहीं हो सकता। मुझे चाहिए था कि डॉक्टर साहब ये कहते कि वो मेरा बेटा है, मैं उसको जेल में नहीं देखना चाहता। मैंने कहा आंबागढ़ हमारी धरोहर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जीती जागती धरोहर किरोड़ी लाल मीणा है। 8 महीने के लंबे राजनीतिक वनवास के बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं और अब अपने समर्थकों के बीच है, लगातार 2 दिन से अपने लोगों के बीच है। नरेश भाई, कैसी रही जेल यात्रा और किस तरह देखते हैं जीवन में कितनी बड़ी चुनौतियों के बाद आज बाहर आए हैं, तो कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं अपने आप? देखो, ये जो 8 महीने की जेल जो रही, जिन लोगों ने जिन मंसूबों के साथ मुझे भेजा, मुझे कमजोर करने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए, मेरे पे बंदिशें लगाने के लिए, उन लोगों को आने वाले समय में ये महसूस हो जाएगा कि नरेश मीणा कमजोर नहीं हुआ। कमजोर वो लोग हुए, उनके चेहरे राजस्थान की जनता के सामने आ गए कि एक छात्र राजनीति से निकला हुआ एक युवा, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ लड़का राजनीति में अपने स्थान बनाना चाह रहा है, और उसको रोकने के लिए कितने षड्यंत्र और किस तरह से उस पर कुठाराघात करने वाले थे वो लोग कर रहे हैं, वो सब जनता के सामने आ गया। आज जनता ने 8 महीने में महसूस कर लिया कि एक ना कुछ मुकदमा जिसमें 5 दिन में जमानत हो जाती है, उसमें एक 8 महीने तक जेल में रखना, साथियों को प्रताड़ित करना, प्रताड़ना देना, कि कुछ तो होगा नरेश में, जो इतने सारे दिग्गज नेता एक होकर उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ होगा जब जनता ने खड़ा होकर, राजस्थान की जनता ने, मीडिया ने, पत्रकार भाइयों ने, आपके एडवोकेट ने, सबने लामबंद होकर मेरे समर्थन में आवाज़ बुलंद की। जो लोग आज की राजनीति में, जो लोग हैं जिनके कहीं न कहीं दिल में कोई जगह बची हुई है आज भी अच्छी, उन नेताओं ने भी मेरा साथ दिया। तो मैं महसूस करता हूं कि जैसा 8 महीने पहले थे, आज उससे भी बहुत मजबूती, बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव लोगों से मेरा हुआ है। 8 महीने पहले समरावता का जो घटनाक्रम हुआ पूरे प्रदेश ने देखा, किस तरह से देखते हैं समरावता को? न्याय को लेकर अब आपको लड़ाई लड़नी है, आप तमाम मीडिया संस्थानों से कह रहे हैं, और किन नेताओं ने कोशिश की कि नरेश मीणा बाहर नहीं आए और नरेश मीणा का जेल में इलाज कर दिया जाए? देखो, मैं तो आपको ये निवेदन करना चाहूँगा, समरावता ने पता नहीं मेरे में क्या देखा। मैं केवल कुछ घंटे उस गांव में रहा हूं मात्र। वो पहला दिन था जिस दिन मैं 10 बजे उस गांव में पहुंचा, और शाम को शायद 8-9 बजे तक मैं उनके बीच में रहा। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे में क्या महसूस किया, क्या उन्होंने मेरे को देखा, पर उन्होंने मेरे को अपना बेटा के समान मुझे रखा, बेटे के समान मेरी रक्षा करी। और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि उन्होंने उस घटना के बाद में जब ये नुकसान की उन्होंने भरपाई, कभी ये नहीं कहा कि हमारा नुकसान हुआ उनकी भरपाई सरकार करे या मुआवजा दे, कुछ करे। उन्होंने 2 लाख रुपए जेल जाने के बाद 2 लाख रुपए गांव वालों ने इकट्ठे किए कि नरेश की जमानत कराने के लिए। आज भी समरावता में यह तय कर रखा है कि हम नरेश को जगह देंगे, घर देंगे। वो कैसा गांव होगा, कहीं न कहीं ईश्वर की कोई कृपा हुई है जो मुझे उस गांव में जाना था और उस गांव का बेटा बनना था। मैं धन्य हूं, सौभाग्यशाली हूं कि मुझे समरावता जैसा गांव एक और मिला है। उस दिन की का तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे, कैसे वो घटनाक्रम हुआ था और वो जो थप्पड़ कांड पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? आपको अफसोस है उस घटना को लेकर? हाँ, बिल्कुल खेद है, अफसोस है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कदम नहीं उठाना चाहिए था जो मैंने वो कदम उठाया। और अब 8 महीने जेल में रहा हूं तो काफ़ी सारी चीज़ों को आत्ममंथन किया है, सुधार करेंगे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो हमारा संविधान जिसको अलाउ नहीं करता। ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे कोई इस तरह की हो जिससे ठेस पहुंचे। हाँ, तेवर और तरीका नरेश मीणा का नहीं बदलेगा। जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आम गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, शोषित, जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि शोषण हो रहा है
वहाँ जैसे अब तक आवाज़ उठाता आया हूँ वैसे आवाज़ उठाता रहूँगा। हाड़ौती से निकलकर पूर्वी राजस्थान की राजनीति में गए। अभी एक इंटरव्यू में आप कह भी रहे थे तमाम कॉन्स्टेंसियाँ हैं जहाँ से अब आगे नरेश मीणा राजनीतिक यात्रा करेंगे और तमाम क्षेत्रों में जाकर लोगों का संघर्ष करेंगे। किस तरह से देखते हैं, देवली उनियारा से भी आपने चुनाव लड़ा, तमाम नेताओं का भी जिक्र किया और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी कहीं ना कहीं हो जाती है क्योंकि 8 महीने में आपको अच्छे बुरे सब लोगों का, अपने लोगों का पता लग गया होगा। बहुत सारे लोग आशीर्वाद भी देते थे, बड़े भाव से मिलते थे, लेकिन अब जब आप जेल में थे तो उनका कोई बयान सामने नहीं है। सबको आजमा लिया जी। वैसे तो राजनीति में कोई किसी का है ही नहीं, ये तो आप सब जानते हो। अब कहीं किसी के पीछे आत्मा में कोई जगह थी, वो सारे लोग मदद करने आए। मैंने गुंजल साहब के चुनाव में काम किया था और पहली बार गुंजल साहब से जिस लोकसभा चुनाव में काम किया तो लीग से हटके पहले तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी मेरे लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर टिकट मांगा, जो वैसे टिकट मिलने तक कोई व्यक्ति, पार्टी का व्यक्ति, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई किसी व्यक्ति की इस तरह से खुली सिफारिश करे, सार्वजनिक सिफारिश करे कि भाई इसको टिकट दो। फिर ये घटना घटने के बाद भी चुनाव में उन्होंने मुझे उनसे कोई मदद नहीं मिली गुंजल साहब से। मैं जब चुनाव लड़ा, हाँ वो ये है कि उन्होंने ये फर्ज निभाया कि वो मेरे खिलाफ प्रचार करने नहीं आए, वो देवली उनियारा मेरे खिलाफ प्रचार करने नहीं आए। और जब मैं जेल में चला गया और जब उन्होंने जो मेरा साथ दिया, वो एक बड़ा भाई छोटे भाई का दे सकता है, एक परिवारजन अपने परिवार की तरह दिया, तो उनका मेरे ऊपर बहुत हुआ है। उनके अलावा भी प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो जेल में मेरे से मिलने गए, पूरे आंदोलन में रहे। राजेंद्र जी गुडा, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुड्डा, महिपाल जी करनी सेना वाले मकराना जी, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मेरे समर्थन में जो स्टेटमेंट दिया, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हुई। एक जाट समाज में मेरे प्रति नाराज़गी थी, वो नाराज़गी कहीं ना कहीं उन्होंने, उनकी वो स्टेटमेंट से भी कम हुई, क्योंकि मैंने महसूस किया था जिस दिन मैं जेल गया था उस दिन ऐसा लगता था वहाँ भी बंदी भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी ने मेरे पक्ष में बात स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें पक्ष में रही। और मैंने ये बात उसी दिन भी कही थी कि एक अधिकारी था, अधिकारी की कोई जात नहीं होती, उसकी जगह कोई भी होता तो वो जो घटना घटित होती तो वो होती, तात्कालिक घटना थी। मैं तो उनको जानता भी नहीं था। और अभी भी मैं तो आज जो मीडिया में भी कह रहा हूँ भाई, मैं खेद व्यक्त करता हूँ उस पर। एक उस वीडियो को बार बार दिखाया जाता है। मैं मीडिया से भी अपील करूंगा, मेरे साथियों से भी अपील करूंगा कि कृपा करके उस वीडियो को ना चलाए। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ को हम ठंडा करना चाहते हैं और कुछ लोग उसको उकसाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता वो चीज़ गई, उसको छोड़ देना चाहिए। एक भाई साहब मेरे 8 महीने रहते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में 7,500 गाँव में मेरे साथ मेरे नाम के बोर्ड लगे। मैं उनसे भी, आज राजस्थान में भी लगे हुए अलग अलग गाँवों में हम देखते हैं नरेश मीणा का गाँव। मैं उनसे भी, मेरे आईडी से भी, आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके वो मेरा नाम हटा ले। उसमें वो शहीद भगत सिंह का नाम लिखे, भारत माँ का नाम लिखे, जय राजस्थान लिखे, कोई भी उनकी इच्छा का नाम लिखे। क्योंकि देखो ऐसा है कि जिंदा रहते हुए व्यक्ति, हो सकता है कब मैं कोई मानवीय उसमें कब कोई भूल कर पाए, तो कोई गलती हो जाए, कोई मेरे से असंतुष्ट हो जाए और फिर वो कोई बोर्ड टूटे, उस पर कालिक पोती जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये निवेदन है, मतलब जिन गाँवों ने मेरा लगाए उनके चरणों में, कि उनको धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को शक्ति दी, लेकिन वो मेरा नाम हटा लें। क्योंकि ये सब चीज़ें आदमी मरने के बाद मूर्ति लगती है, आदमी जिंदा रहते हुए किसी की मूर्ति नहीं लगती। और इसीलिए नहीं लगती कि मरने के बाद उससे कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो जो सो अंतिम समय में जब जाता है तो उसकी यादों में कि वो अच्छा है तो मूर्ति लगेगी, अच्छा नहीं तो जो भी, जैसे भी आप देख रहे हैं जिसलिए महान पुरुषों की मूर्तियाँ लगती हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग मेरा नाम हुआ अनसठ। आपने अभी चर्चा की हाड़ौती की, हाड़ौती में प्रमोद जैन बाया का नाम लिया, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया, तमाम लोगों का नाम लिया। आप किस तरह से देखते हैं कि हाड़ौती में किस तरह का राजनीतिक दबाव जनता महसूस करती है और उसके खिलाफ आपकी किस तरह की लड़ाई? आप दौसा से आते हो और मैं कई बार आपसे दौसा में आपको मैंने मिला हूँ। आपके जो 50 साल पहले पायलट साहब का जो पहला चुनाव था दौसा का,
स्वर्गीय पायलट साहब का, स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब जब भरतपुर से सांसद बनने के बाद जब दौसा आए थे पहली बार, तब जो परिस्थितियां आपके यहां थी उससे भी बहुत बुरी परिस्थितियां हाड़ौती में है। 4 लोग पूरे 4 जिलों पे कब्जा करके बैठे हैं। स्पीकर साहब ओम बिरला जी, शांति धारीवाल जी, प्रमोद जैन भाया जी और प्रताप सिंह सिंघवी जी, 4 लोग पूरी हाड़ौती पे कब्जा करके बैठे हैं। चारों लोग जैन समाज से आते हैं। हाड़ौती समाज, हाड़ौती में सबसे बड़ी संख्या में धाकड़ समाज है। उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती। वहां पर माली समाज बहुत बड़ी तादाद में है हाड़ौती में। जिस अंता कॉन्स्टिट्यूंसी में 45,000 माली समाज है, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में माली समाज बहुत है। खेतिहर किसान कौम में माली, गुर्जर समाज और आपका मीणा समाज। उसके अलावा आप झालावाड़ में चले जाओ तो लोधा समाज, बंजारा समाज, ये बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन उनको जितनी संख्या है, जितना उनको मिलना चाहिए राजनीति में भी और बाकी जगह भी, वो उनको मौके नहीं मिल रहे। हम लोगों की ये स्थिति है कि इन 4 लोगों के पास, हमें अगर पंचायत समिति का टिकट से लेकर लोकसभा एमएलए का टिकट मांगना है किसी को भी, 4 लोगों के अलावा, तो इनके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। उस हाड़ौती में हमें कोई धंधा खोलना है, कोई बिजनेस करना है, हमें कोई ट्रैक्टर ट्रॉली भी बजरी की निकालनी, कोई पत्थर का काम करना, कुछ भी करना, तो इनके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। हमें हमारे वहाँ आपके जो पूर्वी राजस्थान है, जो शेखावटी क्षेत्र है, ये हमसे 50 साल आगे है। आप कोटा बूंदी जैसे क्रॉस करोगे, हाड़ौती में जाओगे, हम लोग 50 साल पीछे हैं आप लोगों से, शैक्षणिक तौर पे भी, राजनीतिक जागृति के रूप में भी और आर्थिक रूप से भी। लोग, नौकरियां नहीं हैं, सरकारी नौकरियां तो पटवारी, सिपाही, ये लोग मिलेंगे। माठ साहब, कोई किसी ने कोई विद्रोह कर लिया, किसी के गांव में वोट कम आ गए तो माठ साहब को जैसलमेर टिका देंगे। पटवारी ने कोई गड़बड़ कर दी तो बाड़मेर, तो दूसरे दिन सारे घर वाले नेताजी के पास चले जाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति है। और फिर इतना होने के बावजूद भी मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जो मेरे पिताजी बहुत बड़े नहीं रहे पर राजनीति में सक्रिय रहे और वो बड़े नेताओं के साथ रहे। और मैं बचपन में उनके साथ जब जाता था तो मेरे पिताजी भुवनेश जी चतुर्वेदी साहब के साथ रहे, जो देश में एक बार नरसिम्हा राव के टाइम पे प्रधानमंत्री थे। कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पे एजे प्रधानमंत्री, भुवनेश चतुर्वेदी के टाइम पे कोटा में थे, रामकिशन जी वर्मा थे कोटा में। आज मैं जब हाड़ौती में देखता हूं, बीजेपी में वहां रघुवीर सिंह जी कौशल थे, ललित सिंह चतुर्वेदी जी थे, दाऊदयाल जोशी थे। ये लोग जब तक हाड़ौती की राजनीति में रहे, जब तक वहां मानवीयता थी, राजनीति का व्यापारीकरण नहीं था। भरत सिंह जी जैसे, जुझार सिंह जी जैसे, कोटा दरबार बरजराज सिंह जी, ये जब तक रहे तब तक वहां ग्रामीण लोगों को इज्जत मिलती थी, मान सम्मान मिलता था। अब इन 4 लोगों का जिनका मैं नाम लेता हूं, इन्होंने पूरी हाड़ौती की राजनीति को व्यापारीकरण कर दिया। अब जो इनके बिजनेस में पार्टनर हैं, उन्हीं के तो धंधे चलेंगे, वही राजनीति में जिला परिषद, डायरेक्टर, प्रधान, प्रमुख बनेंगे। प्रमोद जैन भाया की लुगाई अभी जिला प्रमुख है, 3 बार लोकसभा लड़ ली। उनका बेटा, उसका कभी इंटरव्यू ले लेना, अगर 4 शब्द भी बोल दे तो नाम बदल दूंगा। वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। ऐसे हालात। और यही गुंजल साहब अभी वहां 12 चले गए, मैं उनसे पूछूंगा, वरना भाई साहब आपको नहीं जाना चाहिए था उसके मंच पे। आप भी तो पीड़ित रहे हो कोटा में, आप तो इतने, तब गुंजल साहब जैसा वक्ता मैंने नहीं देखा कहीं राजस्थान में। वो जब बोलता है तो रोएं खड़ी हो जाती है। उस व्यक्ति को किस तरह से मारा गया है, घेर कर। पहले बीजेपी में मारा, प्रताड़ित होकर कांग्रेस में आए तो कांग्रेस से सारे कांग्रेसियों ने फिर मार दिया। और वो अब नरेश को जो लोग 12 में 2 भाई मिलकर जो उनके साथ हो रहा, वही मेरे साथ हो रहा था। अब वो भाया को अगर जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो एक पाप होगा। वो राजनीति करें लेकिन कृपा करके। और जो भाया के तो मंच पे, ये हमारे यहाँ 12 हाड़ौती में ये चर्चा करने लग गए अब तो लोग, कि भाया के कार्यक्रम में और भाया के मंच में वही जाता है जिसको कहीं ना कहीं भाया का पैसा पहुंचता है। ये तय मान लेना आप, जो भी भाया के मंच पे जो नेता नजर आएगा वो 100% कहीं ना कहीं उसके घर की दाल रोटी भाया के पैसों से चल रही है। लोग कहते हैं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो चली, उसका पूरा खाना भाया का रहा। लोग कहते हैं नरेश
सवाल ही नहीं, कैसे लड़ेगा? तो उससे वो तो एआईसीसी में ही पैसा जाता है। और ये दुर्भाग्य है, मानो आप कि भाया के 500 वोट नहीं है अंता में। राहुल गांधी कहता जातीय जनगणना होनी चाहिए, जाति संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो दोनों प्रतिनिधित्व, वहां माली को टिकट दे दो 45,000 वोट है, मीणा को टिकट दे दो 35,000 वोट है, धाकड़ समाज में टिकट दे दो 20,000 वोट है, मुस्लिम समाज 30,000 है। 500 वोटों का धनी प्रमोद जैन भाया, और जिसका वर्ग 90%, 99% बीजेपी को वोट देता है। वो जो जिस वर्ग से आते हैं, अगर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े अभी, और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि प्रमोद जैन भाया के रिश्तेदार भी कांग्रेस को वोट देंगे, वो बीजेपी को देते हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको टिकट दिया जाए और उसके कहने पे दिया जाए? एक तरफ प्रमोद जैन भाया के कहने पे 7 टिकट बांटे जाते हैं। झालावाड़ 12 में अभी लोकसभा में एक सुरेश गुर्जर का टिकट सचिन पायलट का था, बाकी 7 टिकट प्रमोद जैन भाया के थे। और इसलिए वो 7 टिकट हारे क्योंकि नरेश मीणा भाया के खिलाफ खड़ा था। भानु प्रताप सिंह सांगोद में, जिस पर भाया ने टिकट में आशीर्वाद दिया, तो भानु जी भी निमट गए थे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पैसा, धनबल या व्यापारीकरण, इनके खिलाफ लड़ रहा हूं, मुहिम जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे। राजनीतिक गठबंधन बताया आपने ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया के बीच में, जो जनता के बीच में आने वाले समय में आप एक्सपोज करने वाले हैं, जो इंटरव्यू में कहा है, किस तरह का राजनीतिक गठबंधन है और किस तरह के घटनाक्रम आपने फेस किए? अभी बजरी में पहले नाम आता था मेघराज सिंह जी का। मेघराज सिंह जी बजरी के व्यापारी थे, बजरी के कारोबारी थे, एक ठेकेदार थे, बजरी का धंधा करते थे। तो धंधा करने वाले से उससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति में शपथ लेता है, जनता के बीच में जाके भाषण देता है कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता का बेटा हूं, जनता को गणेश मानकर पूजा करूंगा, और वो सफेद कपड़े पहनकर वो जो बजरी माफिया बन रहे हैं, तो उनमें और जो सड़क पर जो गुंडे घूमते हैं, जो चाकू मार के पैसे छीन लेते हैं, डकैतियां करते हैं, उनमें क्या फर्क है भाई? राजस्थान में एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है जिसको उठाया भी था। अभी किरोड़ी लाल जी ने जब विधानसभा चल रही थी तो कहा था कि 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी निकल रही है टोंक में। लेकिन उसके बाद सब बंद हो गए, चुप हो गए। अब क्यों चुप हो गए मुझे नहीं पता, या तो जो बोले उनकी पार्टनरशिप हो गई होगी बाद में। वहां पर बिशलपुर डैम में बनास में मिट्टी निकालने के नाम पर, कि भाई इस बनास में मिट्टी भर गई, मिट्टी निकालने के नाम पर राजस्थान ने ठेका दिया कि इसको मिट्टी को, गाद को निकाला जाए ताकि भराव क्षमता ज़्यादा बढ़े। वो टेंडर एक गड़िया को है, कोई गुजरात का है गड़िया, मैं तो पूरा नाम भी नहीं जानता, गड़िया क्या है, उस गड़िया का नाम मात्र है। उसमें अब प्योर बजरी निकल रही है, उस बजरी को मार्केट में बेचा जा रहा है बिना कोई लीज लिए, बिना कुछ 1 रुपया सरकार को दिए, और उसको निकालने का पैसा सरकार दे रही है। हजारों लाखों करोड़ का घोटाला, और 20 साल तक लगातार चलेगा। वो 20 साल का टेंडर है। मैं मुख्यमंत्री जी सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चलो आपने गाद निकालने का टेंडर दे दिया, आपने पैसा भी दे दिया, अब आप जो गाद निकाल रहे हैं उनसे कहो कि वो लोग कहीं सरकारी खजाने में वहां उसको, उस बजरी को, उस गाद को रखे वहीं नदी के किनारे, और उसको उसका खुली बोली लगाए। मैं कह रहा हूं सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उस गाद को खरीदने वाले हजारों करोड़ रुपए लेके आ जाएंगे। लेकिन पूरा जो ये सवाई माधोपुर से लेके कोटा से लेके जहाजपुर से लेके टोंक से लेकर वापस माधोपुर चले जाओ, ये जो चौकोर एरिया बचा है, इसमें सारे जो बेचारे छोटे लोग थे, जो किसान थे, जिनको मकान बनाने के लिए बजरी चाहिए थी, उनको रोज जेलों में ठूंसा जा रहा है। और केवल एक व्यक्ति का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह केंद्रीकृत कर दिया। अब कलेक्टर की पोस्टिंग भी दिल्ली से होगी टोंक में, एसपी की पोस्टिंग भी टोंक में दिल्ली से होगी, क्योंकि मैंने 12 में देखा है ये बजरी में जो काम होता है, बजरी में कोई भी व्यक्ति डंपर भर के लाता तो 2000 चौकी पे देता है, 2000 थाने में, 2000 वन विभाग वालों को, 2000 फलाने को, 2000 फलाने को। 12 में जब ये भाया का जब शासन था कांग्रेस का, तो 12 में जैसे कोई डंपर घुसता था बजरी का, उसकी एक ही जगह पेनल्टी लगती थी प्रमोद जैन भाया के नाम की 14,000 की। फिर उस ट्रक को जाके आप थाने के आगे खड़ा कर दो, किसी की औकात नहीं जो बजरी को पकड़ ले। और जब मैंने वो लाइव किया था, तो 3 थाने क्रॉस करने के बाद मैंने उसको पकड़ा था, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, मुझे 1 महीने जेल में डाला था। कोई सीआई ने, अगर थानेदार ने भी किसी बजरी का ट्रक को हाथ दे दिया तो लाइन हाजिर रहता था। अब ये यहां हो गया इन 4 जिलों में।
दूसरा, कोटा में कोचिंग सेंटर है। एक जेके फैक्ट्री हुआ करती थी कोटा में, उसके नाम पर जिंदा था कोटा। तो जब जेके फैक्ट्री बंद हो गई, उसके बाद कोटा खत्म हो गया था, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, दशहरा मेला भरना बंद हो गया। उसके बाद बंसल कोचिंग और एलन कोचिंग, दो कोचिंग आई, शैक्षणिक नगरी बनी। आज हालात ये हो गए कि सारे वहाँ से कोचिंग के जो लोग हैं वो छोड़ छोड़ के सीकर सिक्योरिटी में आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है, अब उनसे पार्टनरशिप मानी जा रही है कि आपकी एलन में मेरे इतना शेयर चाहिए मुझे। प्रॉपर्टी में जो काम कर रहे हैं वो साहब उनके ऑफिस से चलेगा। कुल मिला के और थानों को भरा जा रहा है। जब मेरे साथ ये हो सकता है, आप ये सोच लो, जिसके साथ लाखों लोगों का आशीर्वाद, जिसने 2 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 8 महीने 323 341 राजकाज कार्य के बाद में 8 महीने जेल में मेरे को डाल सकते हैं, तो क्या हो रहा होगा कोटा बूंदी में जिन्होंने गुंजल को वोट दिया होगा, प्रहलाद गुंजल को जिन्होंने वोट दिया होगा। प्रहलाद गुंजल के साथ बूंदी जेल के पीछे एक तालाब गांव है, बूंदी जेल के पीछे एक तालाब गांव है। किसी दिन मीडिया साथी उस तालाब गांव में जाके चले जाना, 5,000 घरों को सड़क पे ला दिया, बेचारों को रोजी रोटी छीन ली उनसे, और ऐसे हजारों गांव घर हैं। क्या होगा? प्रहलाद जी के साथ आपने लोकसभा चुनाव में खुलकर साथ दिया, उसका राजनीतिक नुकसान हुआ आपको इस पूरे घटना? हाँ, यही कारण था। मेरे पास देखो, अमित शाह जी जब आए थे बिरला जी के वहाँ चुनाव प्रचार करने, उस दिन एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया था सुबह 7 बजे कि आप अमित जी शाह आ रहे हैं, आपको ज्वाइन करवा देते। अब अमित शाह के मंच पे ज्वाइन करवाना, बिरला जी का चुनाव और नरेश मीणा को ज्वाइन कराना, तो मुझे लगता है कि भगवान, राजनीति में जो लोग चाहते हैं वो सब मिल जाता, जो राजनीति में लोग चाहते हैं वो सब मिल जाता। मैं नहीं गया। कोटा में प्रहलाद गुंजल के साथ 2 ही व्यक्ति ईमानदारी से रहे, एक तो नरेश मीणा रहा, एक भरत सिंह कुंदनपुर रहा। उसके अलावा सब भ्रष्ट थे साले, सब कांग्रेसी बिक गए थे। नहीं तो 40,000 से हारती नहीं, हमारा आंकड़ा था 1.25 लाख से चुनाव जीतते। 2018 में मैं एक आपका स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि मैंने अब अच्छे वकील राजनीति में बनाए, पहले जो वकील थे मेरे कमजोर थे लेकिन अब मजबूत हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव भी निकल गया, अब पायलट साहब के नाम को लेकर काफ़ी चर्चा नरेश मीणा के साथ जोड़ा जा रहा है, और आप भी कह रहे हैं अभी तमाम इंटरव्यू में कुछ सांसदों और विधायकों का दबाव था, इसलिए पायलट साहब समरावता भी जाने वाले थे लेकिन नहीं पहुँच पाए। ये सच्चाई है। मेरे पास तो खबर आई थी कि भाई पायलट साहब महाराष्ट्र से आते समरावता जाएंगे, लेकिन जब कोई सांसद जाके ये कहते कि हम तो इस्तीफा ही दे देंगे, और जब उन पे ये आरोप ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है कि कहा भी साहब, हमारे पूर्व सीएम साहब ने कि नरेश मीणा को कौन चुनाव लड़ा रहा है, ये जांच का विषय है, तो किस पे निशानी थी, आप सब समझ सकते हैं। वो वहां चले जाते और गलती से कोई सांसद इस्तीफा दे देता तो दिल्ली में क्या पेश किया जाता कि एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस को हराया है, कांग्रेस को हराया है, मेरे को तो यही कहा गया, जबकि मैंने कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेस ने मुझे हराया। डमी तो कांग्रेस थी, मैं तो ओरिजिनल कैंडिडेट तो मैं था, मैं लड़ रहा था बराबर में, तो वहां लास्ट में समर्थन देते मैं जीत जाता। तो उनकी जो भी रहा, मैं उनको, लेकिन मैं पायलट साहब को कोई दोष नहीं मानता। पायलट साहब से कोई नाराजगी है? नहीं, कोई 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। कभी आगे भविष्य में अगर पायलट साहब के साथ जाने का मौका मिले या कांग्रेस में मिले तो जाएंगे? अब भविष्य का जो फैसला होगा वो बहुत ही सोच समझ के लूँगा, सभी मेरे साथियों से, पूरी जनता जनार्दन से बैठकर मिलकर फिर फैसला लूँगा। तीसरे विकल्प की बड़ी चर्चा हो रही है राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल भी उसका एक चेहरा है, राजकुमार रोंत हैं, और चुनाव में भी काफ़ी सारी बातें निकल कर आई थी। अभी इंटरव्यू में भी आपने कहा हनुमान बेनीवाल जी ने आपसे आने का वादा किया था और उसके बाद काफ़ी सारे लोग आपके चुनाव में नहीं आए, अगर आते तो आपको राजनीतिक लाभ मिलता। किस तरह से देखते हैं उनको, आपके जेल जाने के बाद भी? देखो भाई साहब, अगर तीसरा विकल्प अगर राजस्थान में बनता है तो उससे राजनीति में शुद्धिकरण आएगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, नए विकल्प आएंगे। इन राष्ट्रीय पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि ये लोग अच्छे लोगों को टिकट देंगे, नहीं तो ये अभी तो जो चल रहा है कि इसको टिकट दे दो फिर ये हार जाएगा। अभी जितने लोग हारे हुए हैं कांग्रेस में, ये अगली बार उनको टिकट दे देंगे, जनता उनको वोट नहीं देगी। जो अभी लोग जो बैठे हैं उनको हराने के लिए उनको वोट दे देगी। यही चल रहा है राजस्थान में। तो मैंने तो 2011 में तीसरा मोर्चा बनाया था राजस्थान विश्वविद्यालय में, और छात्र राजनीति में मैंने प्रयोग किया था और वो सफल हुआ था। प्रभा चौधरी अध्यक्ष के पद पे लड़ाया था, जगमोहन मीणा जनरल सेक्रेटरी, आबा गुजर उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी पे मोइन खान, हमने 4 लोगों को कैंडिडेट बनाया था। प्रभा चौधरी और आबा गुजर दोनों चुनाव जीती थी,
जगमोहन मीणा 250 वोटों से जनरल सेक्रेटरी हार गया था। उसका भी एक कारण था कि निर्दलीय हमारा कैंडिडेट मीणा समाज से लड़ा था, वो वोट ले गया था, तो लेकिन वो प्रयोग सफल हुआ था। राजस्थान में भी जनता चाहती है, इनसे सब त्रस्त हैं। लेकिन ये क्या है कि मैं जब देख रहा हूं, इसलिए नहीं बन पा रहा कि ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। और फिर अभी जैसे मैं हूं, हर आदमी अब ये चाहता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मुझे राष्ट्रीय पार्टी अगर बढ़िया मौका दे दे। राष्ट्रीय पार्टी में अगर बढ़िया मुझे मौका मिल जाए तो मैं क्यों मेहनत करूं। वहां तो 50,000 वोटों से वैसे ही काउंटिंग चालू हो जाएगी टिकट मिलते ही, तो मैं दर दर क्यों घूमूं, डर क्यों इतने वो करूंगा। ठीक है, तो लेकिन मैं मानता हूं कि बनना चाहिए था। मैं तो तब जब सचिन पायलट साहब अजमेर से पैदल यात्रा पर निकले थे, तब मैं तो इसी ख्वाब में था कि शायद राजस्थान को अब तीसरा मोर्चा मिल जाएगा। और वो दौर था, वो समय था, अगर उस समय अगर तीसरा मोर्चा बन जाता, समीकरण भी थे। मैं जगमोहन जी जो आपके 2 साल चुनाव लड़े, इनके पास गया था खुद आगे से, मना साहब कुछ नहीं मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी में। इस मैं किंग मेकर बन के भी अगर डॉक्टर साहब ये कह दे किरोड़ी लाल जी, और मीणा हाईकोर्ट में मीटिंग बुलाओ, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल तीनों एक हो जाओ, सत्ता ही बदल जाएगी, राजस्थान हाथ में तुम्हारा रहेगा। अभी तो ये सारे लोग, चाहे सचिन पायलट साहब भी हो, मेरी बात और सुनो, मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितने भी जन नेता, जो भी जनता के नेता हैं, ये सब दूसरे के शोरूम में किराए की नौकरी कर रहे हैं, ये मालिक नहीं है। वो ऊपर वाला शोरूम का मालिक चाहेगा तो तुम्हें बनाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगा। अभी तुम इच्छा से छुट्टी नहीं ले सकते क्या। मैं इनसे ये अच्छा मानता हूं कि चाय की जो दुकान की थड़ी वाला जो है, जिसकी चाय की दुकान का जो मालिक है ना, वो उस शोरूम में नौकरी करने से अच्छा तो सड़क पे चाय की थड़ी लगा लो, वो ज्यादा अच्छा। ताकि आपके परिवार में कोई कार्यक्रम आ गया तो लगाई दुकान की थड़ी के ताड़ा और चल दिए, जब मर्जी आए जब दुकान खोलो, जब मर्जी। हनुमान बेनीवाल मालिक है ना, जब मकान जब मर्जी आए जब दुकान खोले, नहीं तो नहीं खोले, रोज मर्जी मालिक है। और जो मजा, अब यही चाहते हैं विकल्प। लेकिन अब मेरी जो परिस्थितियां हैं भाई साहब, मेरी परिस्थितियां ऐसी कि एक तो जातीयवाद और जो भी है जातीय समीकरण, मैंने वहाँ छबड़ा में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, देवली में चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। लोग निर्दलीय लड़ते हैं तो लोग ये राजस्थान की इस तरह का मैनेज हो रखा है कि नहीं बीजेपी कांग्रेस के जीतेंगे। लेकिन जब कोई 2-3 संगठन ऐसे मिल जाए, अभी राजकुमार रोत भाई हमारे भाई हैं, मैं उनको कदर करता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत मदद करी अभी बाप पार्टी वालों ने मुझे। लेकिन राजकुमार रोत से ज्यादा जरूरत पूर्वी राजस्थान या हड़ौती में मुझे तो चंद्रशेखर की ज्यादा जरूरत है, मुझे भाई साहब हनुमान जी की ज्यादा जरूरत है, और मुझे सबसे बड़ी जरूरत पायलट साहब की है। अगर मैं तीसरा विकल्प बनता है, तीसरा विकल्प हड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान में अगर मीणा गुजर भी एक हो जाए तो भी मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि किरोड़ी लाल जी ने जब राजपा बनाई तो केवल वो मीणाओं की पार्टी थी, और जिसमें 17 सीटें किरोड़ी लाल जी जीते, 4 पे वो जीते और 13 पे सेकंड रहे, और मार्जिन था 2,000-2,500 का, और केवल मात्र मीणाओं के वोट थे। अब उन वोटों में अगर गुर्जर समाज के वोट मिल जाते, एससी समाज के वोट मिल जाते, माइनॉरिटी किसी वर्ग के एक सहारा मिल जाता तो 17 सीट हो जाती। ठीक है, अब क्या है कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे एरिया में उपयोगी इसलिए हैं कि अगर मीणा गुजर एक हो जाए, मीणा गुजर एक हो जाए पूर्वी राजस्थान में, तो जैसे खंडार विधानसभा है तो वहां 10,000, 12,000, 15,000 जितने भी जाट समाज है वो उसमें सहयोगी बन सकते हैं। निवाई में सहयोगी बन सकते हैं, चाकसू में सहयोगी बन सकते हैं, हिंडोन में सहयोगी बन सकते हैं, गंगापुर में पहले 5,000 वोट है तो वहां वो सहयोगी बन सकते हैं, भरतपुर में वो बहुत बड़े रूप में अपना अदा कर सकते हैं। और फिर आप जब शेखर में जाते हो, शेखावटी में, तो शेखावटी में गुजर और जाट ये संख्या में वहां, लेकिन मीणा उपयोगी हो सकता है। वो मीणा 2,000 वोट जो है वो उपयोगी हो सकता है वहां, जैसे चोमू में, श्री माधोपुर में, वहां 10,000, 15,000, 20,000 ये वो जो रहता ना हार जीत का जो मार्जिन उसको पूरा कर सकते हैं। फिर आप उधर चले जाओ आपके अजमेर साइड में, वहां जाट और गुजर समाज है, ठीक है, वहां भी मीणा समाज है। उदयपुर में चले जाओ तो, लेकिन ये कि ईमानदारी हो। अब केवल ये हो कि यहां तो बात करें ऊपर दिल्ली लेवल पे जो बार्गेनिंग हो जाती है आजकल,
और वो हजारों करोड़ में होती है, साली इतनी पैसों में होती है जी कोई ईमान बचता ही नहीं। पैसे के अलावा मुख्यमंत्री के पद के लेकर भी लड़ाई हो जाती है। नहीं, फिर वो देखो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे उनको लगेगा कि तीनों सारे लोग एक हो रहे हैं, वो एक को कह दे कि तेरे को तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कहाँ बेवकूफ़ हो रहा है, क्यों इनके चक्कर में पड़ रहा है। वो बेचारा फिर राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कौन मेहनत करेगा। किरोड़ी लाल मीणा को इस घटनाक्रम के बाद आपका एक बयान भी आया था, लेकिन वो किसी भूमिका में आपके प्रकरण को लेकर नजर नहीं आए, ना ही इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया। तो किस तरह कोई नाराजगी है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? और मैंने शुरुआत में देखा था आपको उस समय जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संघर्ष कर रहे थे, नई पार्टी बना रहे थे, तो आपने उनका खून से तिलक किया था। मैं डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करता था। मैं जिस दिन बंद हुआ था ना, वो ये कहते हैं, किरोड़ी लाल जी ये कहते हैं कि मेरे से उसके परिवार ने किसी ने संपर्क नहीं किया, मुझे आइसोलेट कर दिया। सभी जाति के नेताओं के पास गए, सभी पार्टी के नेताओं के पास गए, मेरे पास नहीं आए। पहली बात तो ये, जो 25 तारीख का जो आंदोलन की तैयारी हो रही थी, उस दिन सारे युवा साथी डॉक्टर साहब के दरवाजे पे गए थे। उनका जो रेस्पॉन्स था वो साथी बताएंगे। उन्होंने फिर बाद में कुछ लोगों को बुलाया, तो उनका जो रेस्पॉन्स था वो नहीं था पूरा जितना हमें चाहते थे। वो जब ये कहते हैं कि उनके परिवारजन मेरे पास नहीं आए, मुझे आइसोलेट कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं मौत के दरवाजे से वापस आया, मैं मौत के दरवाजे से जब लौट के वापस आया, और जब मैं गिरफ्तारी जब मेरी हो रही थी, तो मेरे से मीडिया ने पूछा था कि अब आपको किस पे भरोसा, तो मैंने कहा था कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी पे भरोसा है। तो भरोसा केवल ये नहीं था कि मेरे पास आया कि नहीं आया, एक्सक्यूज नहीं चाहिए थे। मुझे चाहिए था कि डॉक्टर साहब ये कहते कि वो मेरा बेटा है, मैं उसको जेल में नहीं देखना चाहता, वो मेरा बेटा है, मैं उसको जेल में नहीं देखना चाहता। एक बार डॉक्टर साहब आंबागढ़ के प्रकरण में थाने में उनको कर लिया था, पूरा समाज कॉमर्स कॉलेज में उनके खिलाफ हजारों की तादाद में खड़ा था, वो थाने में थे, 50 लोग उनके साथ थे। मैंने उतर कर सड़क पर उन 4000 लोगों में जाकर कहा, जब लोग कह रहे थे कि आंबागढ़ हमारी धरोहर है, मैंने कहा आंबागढ़ हमारी धरोहर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जीती जागती धरोहर किरोड़ी लाल मीणा है, और किरोड़ी लाल को सलाखों के पीछे हम नहीं देखना चाहते। और जो लोग किरोड़ी लाल जी को सलाखों रिहा कराना चाहते हो मेरे साथ आए। और ये जो आपका जेलर मार के जाम हुआ था, और जो पुलिस प्रशासन उनको घर छोड़ना जा रही थी, मैंने कहा किरोड़ी लाल जी जब तक यहाँ नहीं आएंगे गांधी सर्किल पर नरेश मीणा नहीं उठेगा। और उसके बाद किरोड़ी लाल जी को वहां लाए, और जो नेता जो उनको किरोड़ी लाल जी को कमजोर करना चाह रहे थे, वो मीटिंग इस बात की रखी गई थी कि मीणा समाज का केवल किरोड़ी लाल मुखिया नहीं है, मीणा समाज में रामकृष्ण मीणा भी है और लोग भी हैं। उनका मैंने वो रद्द किया, और ये साबित हुआ उस दिन ये लगा वापस से कि नहीं, मीणा समाज का नेतृत्व तो किरोड़ी लाल जी करते हैं। आज मेरे मामले में अगर किरोड़ी लाल जी अगर सड़क पे उतर जाते ना, तो हिंदुस्तान का ऐसा आंदोलन होता जो हुआ ही नहीं हो। किरोड़ी लाल जी से जो मेरे को उम्मीदें थी, मेरे मन में थी, मैंने लास्ट समय में यही कहा, मैंने डॉक्टर साहब मेरे को आशीर्वाद देंगे, डॉक्टर साहब पे मेरे को भरोसा। मेरे को ये नहीं था कि आप उनके समरावता कांड होने के बाद में उनके 10 इंटरव्यू उठा लो, आप एक बार भी उन्होंने नरेश का नाम लिया हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा मैं समरावता को न्याय दिलाऊंगा, निर्दोषों को न्याय दिलाऊंगा, नरेश को न्याय नहीं दिला, नरेश का नाम नहीं लिया उनके मुंह से। फिर मेरा बाप कैसे चला जाए? आप क्या भूल गए कि मेरे पे मंडावर में महुआ में हमला हुआ? आप भूल गए कि दौसा के गांधी चौराहे पर मेरे पे लाठियां दी गई, मेरे को जेल में पटका गया? उसके बावजूद भी आज दिन तक मैं एक शब्द नहीं बोला, और आज भी नहीं बोलता मैं, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है। उस व्यक्ति ने जितनी मेरी राजनीति नहीं है, उम्र नहीं है, उतनी राजनीति की है। उस व्यक्ति से बड़ा आंदोलन करता राजस्थान की धरती पर कोई पैदा ही नहीं हो सकता, हम कुछ हो ही नहीं सकते। किरोड़ी लाल से बड़ा आंदोलन करता राजस्थान की धरती पर नहीं हो सकता। आंदोलन को खड़ा करना, आंदोलन को बनाना, आंदोलन में अगर नहीं है तो बेक होना, सारे जो जितना किरोड़ी लाल जी जो आंदोलन के जो वो है PhD धारा क्या, वो देश में ही नहीं हो सकता। मैं तो कहता था कि जो अन्ना का आंदोलन था दिल्ली में, या बाबा रामदेव का आंदोलन था, ऐसा आंदोलन अगर किरोड़ी लाल करता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन मेरे मामले में जो मेरे को उम्मीद थी, जो आशा थी, उस पर मैं निराश हूं। मुरारीलाल मीणा और हरीश मीणा का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, ये लोग आपसे नाराज क्यों हैं? क्यों आपके पीछे लगे हुए हैं? क्यों लगातार जब भी आप राजनीतिक कोशिश करते हैं तो आपको पकड़कर वापस खींच? देखो भाई साहब, मुरारीलाल जी की बेटी चुनाव लड़ी थी विश्वविद्यालय में,
और मैंने कितना काम किया ये जनता ने देखा है, लोगों ने देखा है। मैंने मुरारी लाल जी ने मुझे ज्वाइन करवाई थी कांग्रेस पार्टी पायलट साहब के पास ले जाके, उन्होंने मेरे को वादा भी किया था। और मुरारी लाल से सौगंध देके उसकी बेटी तो बेटी तो है नहीं, और उनके मानते कि नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे को भी सौगंध के पूछना कि आपने नरेश को ये कहा नहीं कहा था कि नरेश विधानसभा टिकट की तो गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो तुझे लाल बत्ती दिलाएंगे, जितेंद्र मीणा के पास जो पद है वो तुझे दिलवाएंगे। ये काग नहीं कहा। फिर 5 साल जब कांग्रेस का राज रहा, पायलट साहब मुख्यमंत्री रहे, मुरारी लाल जी आप पावर में रहे, आपने लाल बत्ती छोड़कर नरेश मीणा को कांग्रेस में कोई छोटा भी पद दिलाया हो तो बता दो। ठीक है, मुरारी लाल जी ने, मैं बहुत स्पष्ट और साफ सुथरा हूं, जिसके खिलाफ हूं, जिसके नहीं हूं। ये क्या मतलब है? उन्होंने हर चुनाव में कहते हैं आप ये दौसा वाले पता नहीं भुलक्कड़ कैसे हैं। सारी दौसा की जनता ऐसी भुलक्कड़ है, हर चुनाव वो एमएलए का लड़ते हैं और फिर ये कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं गांव में जा जाके, मैं कसम खा रहा हूं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो विधानसभा का भी नहीं लड़ रहा, पर जबरदस्ती टिकट दे दिया। और फिर हर चुनाव लोकसभा का भी लड़ लेते हैं। मुरारी लड़ेगा, मुरारी की घरवाली लड़ेगी। अरे आप अनपढ़ गंवार पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हो, उससे अच्छा कोई पढ़ा लिखा छात्र राजनीति से आया हुआ किसी लड़के को क्यों नहीं लड़ाते चुनाव? फिर आपकी बेटी लड़ेगी, विश्वविद्यालय का भी आपकी बेटी लड़ेगी, वो भी आपकी लड़ेगी। हरीश मीणा भाई साहब, मैं आपको कसम खा रहा हूं, गुंजल साहब गए हरीश मीणा के पास कि साहब नरेश को टिकट दे दो, नरेश को छबड़ा 2.5 साल बाद में नरेश को छबड़ा ले जाऊंगा, उसके पास जगह बन गई, वहां उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, उसको मदद कर दो। और ये भी मैं गारंटी ले रहा हूं, गुंजल साहब ने कहा उनसे कि पंचायत राज में अगर आपका स्वार्थ रहे, पंचायत राज चुनाव आए टिकट बांटने का, तो उसमें भी नरेश को इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर मैंने कसम खाई उनके पास जाके, मैंने साहब मेरे को जगह मिल जाएगी, मैं 2 साल बाद में मेरे को छबड़ा जगह है, वहां चला जाऊंगा। लेकिन पहले तो आत्मा में था कि वहां तो निहारिका लड़नी थी, कन्फर्म था निहारिका का लड़ना, और यहां हनुमंत हरीश मीणा का छोरा का लड़ना तय था। पर मैंने कसम खा रखी थी, मैंने कह दिया था कि निहारिका और हनुमंत लड़ेगा तो नरेश मीणा दौसा से भी लड़ेगा और देवली उनियारा से भी लड़ेगा, और अगर निहारिका लड़ती तो नरेश दौसा से भी लड़ता और देवली उनियारा से भी लड़ता। दोनों बेक हो गए। ये नरेश मीणा का भला है, डीसी बेरवा को तो मेरे को धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो डीसी को टिकट नहीं मिलता, टिकट तो निहारिका को ही मिलता। वो केसी मीणा जो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा, नरेंद्र मोदी जी के झंडे उठा रहा, उसको हरीश मीणा ने टिकट दे दिया। ऐसे क्या जलेबी थी, ऐसा क्या लालच था? तो ये दुश्मनी है, ये वंशवाद परिवारवाद कब तक चलेगा? ये जिनको बोलना नहीं आता, जिनको जो मंच पे कोई किसी को संबोधित नहीं कर सकते, नेतृत्व नहीं, वो काय के नेता है? आने दो ना, नया रास्ता बनने दो। मैंने कहा अब प्रसादी लाल जी के बाद कमल जी आ जाएंगे, रामकेश जी के बाद धीरज आ जाएगा, मुरारी जी के बाद निहारिका आ जाएगी, तो ये कब तक चलेगा भाई? आज मैं ये मानता हूं इंदिरा मीणा और ओमप्रकाश हुड्डा यूथ है, दोनों समय है उनके पास। और फिर दूसरा परिवारवाद, जैसे पायलट साहब, स्वर्गीय पायलट साहब ने काम किया, लेकिन सचिन पायलट ने अपना काम करके बताया ना। इनके बच्चे जो लोग हैं वो अपनी जमीन तलाशें, अपनी जमीन बनाएं। इसलिए मैं अब राजनीति में ये पूर्वी राजस्थान के लोग तो इसलिए दुश्मन है, और वो जो आरोपी वाले वो इसलिए दुश्मन है कि वो जो व्यापारीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको खतरा है कि आके हमारा धोखा, हमारे लिए वो संकट पैदा होता है। आपके पिता मुख्यमंत्री जी से मिले और जो बातचीत हुई, किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का कितना सहयोग रहा आपके लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग रहा। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मेरी मदद करी। उन्हीं की कृपा रही कि शुरू में तो उन्होंने पूरा, सरकार ने मुझे प्रताड़ित किया, मेरे पे डबल एजी खड़े किए, सरकारी पीपी खड़े किए, लेकिन बाद में जब मेरे पिताजी से जो बात हुई, उन्होंने उनको वादा को निभाया। लेकिन ये जो मैं दूसरों को जो नाम ले रहा हूँ, इन लोगों ने कहीं न कहीं उनके प्रयास को असफल किया। उनके भी खिलाफ, मतलब एक तरह से मैं तो ये मानता हूँ कि वो सीएम साहब का भी इन्होंने अनादर किया। सीएम साहब नहीं होते तो मेरे जो पीपी लगाए, बाद में मेरे जो मुकदमे का जो 4 मुकदमे थे वो 2 कम कर दिए थे। 37 लड़के और मुलजिम थे, उन मुलजिमों को फ्री कर दिया सीएम साहब ने। उस गांव को मुआवजा भी दिया जितना भी दिया। और अभी मेरी है कि जो भी वहाँ बचा है, अभी मैं उस गांव के लिए वापस मैं सीएम साहब से मांगूंगा टाइम कि भाई सीएम साहब। लेकिन मुझे लगता है कि आज के जो इंटरव्यू हुए हैं,
उसके बाद शायद हो सकता है मेरे सीएम साहब मदद नहीं कर पाए। आज की जो इंटरव्यू के बाद में तो हो सकता है कि वो लोग शायद उनको इतना दबा दे कि एक ऐसे व्यक्ति, क्योंकि वहां कहा ही गया था, वहां जो लोग जाते थे वो ये कहते थे कि साहब वो तो किसी का है ही नहीं। अरे सही बात भी है, हम किसी का है नहीं, क्योंकि सारे लोग द्रोणाचार्य बन के घूम रहे हैं, सबको अर्जुन चाहिए, एकलव्य किसी को चाहिए नहीं। अब हम तो एकलव्य हैं। एक अंतिम सवाल, आपके राजनीतिक विरोधियों से भी हम मिलते थे तो कहते थे कि 8 महीने जेल में नरेश जब बाहर आएगा तो उसके राजनीतिक तेवर अपने आप ठंडे हो जाएंगे, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तेवर बरकरार रहेंगे या वैसे ही सड़कों पर संघर्ष है जो गुस्सा है? आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, अब अभी आप इंटरव्यू में कह रहे थे अब गुस्से पर काबू करना सीखूंगा। हाँ, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन तेवर और तरीका और ये जोश ये बरकरार रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नरेश मीणा जिनसे हमने बात की। उन्होंने कहा तेवर इसी तरह रहेंगे और आने वाले समय में युवाओं की लड़ाई ये इसी तरह लड़ेंगे और भविष्य की जो राजनीति है उस पर आप अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। कैमरा सहयोगी सुनील शर्मा के साथ लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।